हेलो एवरीवन, आई एम गगन मक्कड़ी और मैथ्स मेंटोर एंड मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे जो कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। और जो बच्चे बेटा अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि आप लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिस कर चुके हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक मैट्रिक्स के 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों, जिसमें पहले पार्ट में मैंने बेसिक बातें करी थी, डेफिनेशन सिखाई थी मैट्रिक्स की और ऑर्डर के बारे में बात करी थी, मैट्रिक्स के रोज कॉलम्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक बातें सिखाई थी। सेकेंड पार्ट में बेटा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी कैसे होल्ड करती है मैट्रिक्स के बीच में वो देखा था। और तीसरे पार्ट में बेटा हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में बात करी थी, जिसमें स्पेसिफिकली ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस को, डिफरेंस कैसे लेते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा था बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और आज के पार्ट में दैट इज पार्ट 4 में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलो वही कहानी को करते हैं चालू और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को कैसे समझा जा सकता है बेहतरीन तरीके से। जब मैं आपको एडिशन सिखा रहा था मैट्रिसेस का बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन डिफाइन ही कब होगा, जब आपको दिखेगा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करना हो अगर मैट्रिक्स का ना बेटा, तो आपको कुछ बातें पहले देखनी पड़ेंगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। आपको मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो अगर मैं बोल दूं कि एक मैट्रिक्स है मेरा जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/2, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, पहले मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, दूसरे मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं हो सकते हैं, जैसे यहां पे दिख रहा है कि 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहां पे बेटा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपकी कंडीशन क्या है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. क्लियर। तो अगर मैं आपको यहां पे एक और एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, तो आपने देखा कि यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, हेंस यहां पे मल्टीप्लाई करना दोनों को पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। चलो एक और बात जान लो, अगर ऐसा दिख जाता है तो सर रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है बेटा इसकी रोज और इसकी कॉलम से। तो जो आपका रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा जो उसका ऑर्डर होगा ना, वो होगा 2/2। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों ने सीख ली, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करते रहना। अब बेटा ये सब बातें आ गई सर कि क्या ऑब्जर्व करना है, देखने से मतलब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या हम लोगों को देखना, ये चीज तो समझ आ गई, लेकिन मल्टीप्लाई एक्चुअली करते कैसे वो तो समझा दो। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बेटा यूजुअली ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे एडिशन डिफरेंस आपको बहुत इजी लगता होगा, मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, लेकिन आपको वहां पे दिखता है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी है, तो ऑलरेडी आप खुद को ना बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हो और उसके चक्कर में आप लोगों से सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको मैं सिखाऊंगा जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, अगर आप उसको दिमाग में रखते हो ना, आपसे कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, आप कभी भी गलत एलिमेंट को गलत एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है, फर्दर मोर फॉर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स वी टेक रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ वी, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम फॉर्मली वी डिफाइन। तो बेटा ये सब बातें ना आपको अभी समझ आ जाएंगी, मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन करना हो ना, आपके दिमाग में ये फिगर बन जानी चाहिए। क्या फिगर बनाई, मैं पहले राइट साइड पे गया, फिर मैं नीचे की साइड पे आ गया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये है बेटा, आप इसको समझो कि ये गेम जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ है और ये वाला गेम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के साथ है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि आप मैट्रिक्स ए के पहली रो में जो एलिमेंट्स है ना, उनको एक एक करके उठाओगे, और आपकी मैट्रिक्स बी में जो पहला कॉलम है, मैट्रिक्स बी में जो पहला कॉलम है उसके एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट वाइज क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखना कैसे समझ आएगा अभी आपको। आपने 6 9 को उठाया 2 7 के साथ, देखो फिगर वही बनी।
तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मान लो सी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। आप बोलोगे पहले सर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, वो तो चेक कर लूं, 2/2 और ये हो गया बेटा आपका कितना 2/3। तो ये दोनों के दोनों सेम है, हेंस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, इससे आपको क्या मिलेगा बेटा, रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। तो आपका जो रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/3, इतना हम ऑलरेडी जानते हैं। इस पे भी आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ना पूछ के सिर्फ ऑर्डर पूछ लेगा कि भैया जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अब देखो बेटा क्या मैंने बोला, ऐसे आपको फिगर याद रखनी है, तो ऐसे ऐसे मतलब पहली रो में यहां पे एलिमेंट्स को उठाओगे, 6 को इसके इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, बीच में क्या करोगे बेटा एडिशन का साइन डालोगे, फिर 9 को 7 के साथ उठाओगे। ये क्या दे रहा है आपको, ये खाली A11 दे रहा है, ठीक है समझ आया आपको, ये खाली आपको A11 दिया है इसने। फिर क्या करोगे बेटा, इसी को आप इसके साथ उठाओगे, ये आपको क्या देगा A12 देगा। फिर जब आप इसको इसके साथ उठाओगे ये आपको A13 देगा। ये चीज अगर दिमाग में जहन में बिठा लेते हो कभी गलती नहीं करोगे, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, आई एम श्योर। तो भैया दूसरा एलिमेंट क्या होगा, मैं अब डायरेक्टली लिखना चालू कर रहा हूं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। यहां पे 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 को 8 से करेंगे बेटा डायरेक्टली 72 लिख दो। अब बेटा दिख रहा है 3 कॉलम्स बन गए, पहली रो हो गई। अब भैया 2/3 है तो सिर्फ और सिर्फ एक और रो बची है। एक और रो कैसे मिलेगी, अब इसको उठाओगे इसके साथ, तो 2 को 2 से किया 4, जमा 3 को 7 से किया 21, 2 को 6 से किया 12, 3 को 9 से किया 27, 2 को 0 से किया 0 और 3 को 8 से किया बेटा 24। बस यही है आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ऐसे होती है मल्टीप्लिकेशन। अब आप, मैंने क्यों सिखाया ये एग्जांपल से, अब आप एक बारी डेफिनेशन पढ़ लो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको दोनों की दोनों डेफिनेशन एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, दोनों की दोनों डेफिनेशन की। क्या बोल रहा है पहला वाला इंसान, क्या बोल रहा है कि भैया मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं हम लोग, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या निकालते कैसे प्रोडक्ट मैट्रिक्स को, वी टेक रोज ऑफ ए जो हमने किया, रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ बी जो हमने किया, मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, एंड टेक द सम, और उनका आपस में बीच में क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। फॉर्मली वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एज फॉलो, मतलब अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में करनी है तो कैसे करते हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, द नंबर ऑफ columns of A is equal to column of B is equal to the number of rows of B, already defined. Let A is equal to, जहां पे आपका एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं, B n M by n matrix and B where element is like this, B a n by n by P matrix। देखो यहां पे आपका क्या है, सेम है इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज उतने हैं। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट में क्या मिलेगा बेटा जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर M by P matrix, then the product of the matrices A and B is the matrix C of order M by P। देखो आ गया ना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। To get the ikth element of the resultant matrix, जिसको आप मतलब मान लो C बोल देते हो, we take the ith row of A and kth column, ith row of A and kth column of B, the multiply them element wise and take the sum of all these products। बस वही करते हैं बेटा हम लोग, क्या करते हैं ये फिर ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रो पहली कॉलम, इसके पहले एलिमेंट को उठाएंगे, पहले कॉलम के एलिमेंट को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, और ऐसे तीसरे को तीसरे के साथ, और बीच में क्या कर देंगे, एडिशन का साइन लगा देंगे। तो आपको इस एग्जाम्पल से सारी की सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। हमेशा याद रखना ये फंडा याद रखोगे तो आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी। जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले वाले मैट्रिक्स के लिए, वर्टिकल लाइन आपकी दूसरे वाले मैट्रिक्स के लिए। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ना आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। अगर आपका दो मैट्रिसेस हैं तो अगर आप उनको प्रोडक्ट करते हो, मतलब A इंटू बी करते हो, तो क्या जरूरी है कि B इंटू ए भी हो जाए?
आप खुद सोच के देखो, मैं आपको ना एग्जांपल्स देता हूं थोड़े से, कि अगर मान लो आपके पास है 2/3 और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है बेटा 3/2, तो आप बोलोगे सर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन होती है कि इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, है सर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर B क्रॉस A देखूं या फिर उल्टा कर दूं, तो आप बोलोगे सर अच्छा 3/2 मैट्रिक्स पहले है अब और बाद में है 2/3, तो सर यहां पर भी हमारा इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो सर अगर A इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है तो B इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस एग्जाम्पल से तो समझ आ गया। फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मान लो मैंने लिखा 2/3 और फिर लिखा बेटा मैंने 3/5, इन दोनों को इन ऑर्डर के मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर यहां पे कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ए भी एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं बात करूं बी ए की, तो आप बोलोगे सर 3/5 पहले आएगा और 2/3 बाद में आएगा। आपको दिखा कि पंगा हो गया, तो मतलब यहां पे आपका बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपका ए भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो बेटा जरूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया एक एग्जांपल, वो जहां पे ए भी एग्जिस्ट करता था तो बी ए भी एग्जिस्ट करता था। फिर यहां पे एक एग्जांपल दिखाया जहां पे ए भी तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो जब तक आपका मल्टीप्लीकेशन का जो फंडा है वो आपको दिखेगा कि हाँ जस्टिफाई हो रहा है, तो मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, वरना वो डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? यही मेरे को आपको समझाना था। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे यहां पे आपको वही चीज लिखी हुई दिख रही है जो मैंने समझाई है, इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी पक्का डिफाइंड होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस पे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं जो यहां पे लिखा हुआ है, इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, मान लो मैंने आपको बोला 2/2 और 3/3, सबसे पहले तो इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? तो हम लोग जब भी स्क्वायर मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारा ऑर्डर सेम होगा। तो ये जो बात यहां पे लिखी हुई है ना ऑफ द सेम ऑर्डर, ये एक तरीके से आप लोग नहीं भी लिखते ना तो मैं समझ जाता। क्यों? क्योंकि सर यहां पे तो दिख रहा है ना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे वो भी डिफरेंट ऑर्डर लिख दोगे तो सर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर मैं यहां पर भी 2/2 मैट्रिक्स ले लूं और यहां पर भी 2/2 मैट्रिक्स ले लूं, तो बेटा यहां पे ए भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा हमेशा। तो अगर आप कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो सेम ऑर्डर और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा। एक और चीज समझने की कोशिश करो, एक और चीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं 2/3 मैट्रिक्स लेता हूं और सामने 3/2 मैट्रिक्स लेता हूं, तो आपको दिख रहा है कि ए बी डिफाइंड है और बी ए का बताओ जल्दी से मेरे को एनालाइज करके, 3/2 2/3, तो हमेशा आपका ये भी इक्वल हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूं चलो 3/4 ले लो और सामने ले लो बेटा 4/3, तो आप बोलोगे ए बी डिफाइंड है फिर से, और बी ए के लिए क्या करेंगे, इसको पहले रखेंगे 4/3, 3/4, दोबारा से मेरा बी ए भी डिफाइंड है। तो आप यहां से एक और चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो और उसके रिवर्स ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 3/2 है, रिवर्स हो गया मेरा ऑर्डर। तो अगर आप ऐसे मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होता हुआ दिखेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर ए बी और बी ए दोनों के दोनों डिफाइंड हैं तो क्या वो हमेशा इक्वल होंगे? क्या वो हमेशा इक्वल होंगे? सो द आंसर इज नो। वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके मैट्रिसेस कैसे हैं यार। ठीक है, आपके मैट्रिसेस कैसे हैं। जैसे अभी यहां पे दिख रहा है आपको कि एक ए मैट्रिक्स है, एक दूसरा बी मैट्रिक्स है, और यहां पे आपको ए बी और बी ए दोनों के दोनों इक्वल दिख रहे हैं। तो ये एक इक्वालिटी वाला एग्जांपल है जहां पे आपको इक्वल दिख रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन मैंने क्या बोला, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डायगोनल मैट्रिक्स जो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, विल बी कम्यूटेटिव। तो मतलब अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको पता है सबसे पहले तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया सेम ऑर्डर का। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है तो आपके जो ये ए बी और बी ए हैं ये इक्वल भी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना।
इसलिए मैं इस स्लाइड पे इसको लेकर आया हूं। अब यहां पे फटाफट से ए बी फाइंड आउट करो जल्दी से, पॉज कर लेना वीडियो को यहां पे और मेरे से आंसर मैच कर देना। हमने क्या सीखा है भाई, तो जीरो, तब रिजल्ट सबसे पहले देख लो, 2/2 है, 2/2 है, होल्ड करेगा मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल करेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/2 के बराबर। चलो मैं सी से लिख रहा हूं बेटा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 0 × 3 सबसे पहले, तो ये हो जाएगा मेरा 0, फिर -1 × 0, तो यहां पर भी 0, तो पहला एलिमेंट तो बेटा मेरे को 0 + 0 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर कैसे मिलेगा, 0 - 1 को इसके साथ लोगे आप, तो 0 × 5 अगेन 0, और -1 × 0 अगेन 0, तो यहां पर भी आपको 0 मिल जाएगा। यहां पे अब लोगे बेटा इसको इसके साथ, तो 0 3 2 0 अगेन यहां पे आपको 0 दिखेगा, 0 5 2 0 अगेन आपको 0 दिखेगा। याद है मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम लोग यूजुअली मैट्रिसेस को ना अपने नॉर्मल नंबर से कंपेयर करने लग जाते हैं और हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस के साथ भी डील करने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको मैट्रिक्स शो करेगा नॉर्मल नंबर्स की तरह बिहेव करता हुआ, कभी कभी नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा कि दो नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स का मेरा प्रोडक्ट 0 है, तो आप बोलते हो सर या तो a 0 होता है या तो b 0 होता है, ये हमारा केस होता है। एक को 0 होना पड़ेगा सर तभी प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 है, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से एक इंसान 0 हो। जैसे आपको यहां पे एक नल मैट्रिक्स मिला है, लेकिन ना ए आपका नल मैट्रिक्स है ना बी आपका नल मैट्रिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, एजर्शन रीजन, यहां सबसे बन सकता है बेटा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जहां पे तुम फंस जाओगे। तो इसलिए मेरी एक एक बात को, जो भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, जिसके आगे स्टार मार्क कर रहा हूं, जैसे ये वाली बात है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सबको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। बात क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। जैसे हमने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में देखा था, यहां भी देख लेते हैं। अब बेटा आपको इसके प्रूफ वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको बस ये बातें ना दिमाग में होनी चाहिए कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की, वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करती है, होल्ड करती है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, मतलब ए बी को अगर आप ग्रुप कर देते हो, पहले मल्टीप्लाई करते हो सी से, और या फिर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से ग्रुप करते हो, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 मैट्रिसेस, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है। जैसे कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करके ए में मल्टीप्लाई करते हो, तो वो आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करा, ए को सी से मल्टीप्लाई करा और दोनों को ऐड कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यही कहने की ट्राई कर रहा है मेरा सेकंड पॉइंट यहां पे। फिर उसके बाद आता है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद है जब मैंने एडिटिव आइडेंटिटी बताया था, तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में थोड़ी सी चीज बताई थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर पाओ, यहां पे स्टार डाल देता हूं, कि आपको रिटर्न में क्या मिल जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाए। क्या मिल जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाए। तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, और वो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। आपको मैंने यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया था। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं 2 ऑफ ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स लिखना चाहूं, तो वो कैसा दिखेगा बेटा, 1 0 0 1। याद है? तीसरे ऑर्डर का लिखना चाहूं, ऑफ ऑर्डर 3 का लिखना चाहूं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। याद है? सारी बातें हमने क्लियर करी थी। तो सबसे पहले तो अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आप लिख दो बेटा 0, और यहां पर हो जाएगा 1 1 1। क्लियर है? तो आप जब भी किसी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बाहर निकल जाएगा, मिल जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ए आई विल बी इक्वल टू ए, और आई इंटू ए विल बी इक्वल टू। क्लियर है? बोलो भाई, कहानी क्लियर? चलो इस वाले क्वेश्चन के साथ बेटा, यार मेरे गले को क्या हो गया, चलो इस वाले क्वेश्चन के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं। और उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना, प्रॉपर्टीज और सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है मैट्रिसेस के, आप सारे बना सकते हो आप इस लेक्चर के बाद।
चलो करें चालू। हमको दिया हुआ है यहां पे बेटा एक फंक्शन मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, मतलब जो एलिमेंट्स है ना वहां पे फंक्शंस दिख रहे हैं, cos x माइनस साइन x ये सब, और आपको बताना है शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक काम करते हैं ना यार, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल ले। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा, हमको हर जगह मैट्रिक्स में जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे हमको x प्लस वाई डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जो जीरो है उसको तो पहले लिख देता हूँ, ये वन, और यहां पर हो जाएगा बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहां पर हो जाएगा अगेन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। मुझे बताओ तुम लोगों को थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद है 11th का, तो तुमको इसके फॉर्मूलेज याद है? तुमको इसके फॉर्मूलेज याद है? कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, किसी को याद है? बता दो भाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता था? कॉस ए कॉस बी। थोड़ा सा कम पड़ जाएगा यहाँ पे स्पेस मेरे को लग रहा है। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, प्लस प्लस या फिर माइनस। तो यहां पर आएगा बेटा आप लोगों का माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई। याद है ना ये वाली कहानी भैया? याद है ना ये वाली कहानी सभी को? कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? देखो याद नहीं भी है तो आप यहाँ पे 45 डाल के देखो, ऐसे आप एग्जाम टाइम में अपने आप को बचा सकते हो अगर मान लो फॉर्मूलाज भूल जाते हो। बहुत अच्छा जुगाड़ बता रहा हूं। अगर आप 45 डालोगे तो cos 90 जीरो होगा। क्या होगा, cos 90 जीरो होगा। अब बच्चों को ना ये पता होता है कि यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, बीच में यहाँ पे बीच में साइन की बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर प्लस साइन होता है माइनस साइन होता है, भूल गया। तो अगर आप यहाँ पे cos 45 रखोगे तो आपको यहाँ पे 1/√2 प्रोडक्ट में 1/2 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 1/√2 प्रोडक्ट में 1/2 मिल जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये 1 होता, तो cos 90 आपका 1 नहीं होता है, इसलिए प्लस का साइन आपका गलत है बीच में, तो माइनस डाल दिया। ऐसे आप अपने आप को चेक कर सकते हो। अब बेटा आपको पता है cos ऑफ एक्स प्लस वाई ये रहा, cos ऑफ एक्स प्लस वाई ये रहा, तो यहां पर भी यही चीज लिख दो फटाफट से, cos x cos y प्लस और सॉरी माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है बेटा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब आते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई पे। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला किस किस को याद है? तो आपको याद होगा सर कुछ शायद ऐसा होता है, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब किसी बच्चे को मान लो दोबारा से डाउट हुआ कॉस एक्स साइन वाई कि सर बीच में प्लस साइन होता था माइनस साइन होता था, मैं भूल गया। मान लो मैं ही भूल गया, चलो आप लोगों को, मैं स्टूडेंट हूं आप लोगों के साथ एग्जाम दे रहा हूं हॉल में, और मैं भूल गया दोबारा से। आपको पता है अगर 45 रखूंगा तो साइन 90 1 बनेगा, तो 45 1/2 दोबारा ये बनेगा प्रोडक्ट में, 1/2 दोबारा ये बनेगा। अगर बीच में माइनस होता ना तो साइन 90 जीरो के बराबर हो जाता, जो कि गलत है, तो इसलिए बीच में प्लस साइन सही है। सर हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है। अब यहाँ पे माइनस रखना है तो बस इसी को माइनस करके यहाँ पे लिख दो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और बाकी जगह बेटा 0 0 1 0 0। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है कि ये आपको दिख जाएगा अगर आप एफ ऑफ एक्स ये लेते हो और एफ ऑफ वाई लेते हो और दोनों का प्रोडक्ट करते हो। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 0 1। इसका आप प्रोडक्ट करते हो, मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ वाई, ठीक है, जगह की कम होने की वजह से। तो एफ वाई क्या हो जाएगा बेटा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 साइन वाई कॉस वाई 0 0। तो आप खुद देखो, कॉस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, क्लियर। फिर माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, फिर 0 का 0 के साथ, तो आपको पहला एलिमेंट यही मिलेगा। तो आप ये करके मत दिखाना, आप यहीं पे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इनटू दिस। दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ वाई। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप क्या लिखोगे, दिस इज, इट इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू
यहां पे दोनों मैट्रिसेस को आप लिख दोगे, दैट इज cos x, देखते हैं मेरी मेमोरी अच्छी है या नहीं है, 0 0 1, यहां पे था sin y, अरे वाह मान गए मक्कड़ साहब, 0 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करा है cos y, यहां पे बेटा मैंने y क्यों लिख दिया, यहां पर तो x था ना, हाँ मक्कड़ साहब क्या कर रहे हो, हाँ sin x, यहां पे आप x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दो हर जगह, माइनस साइन y, 0 0 1, यहां पर आएगा बेटा sin y, यहां पर आएगा cos y, और यहां पर आएगा 0 0। तो आप देखोगे कि जो आपका निकला है यहां पे, दिस इज नथिंग, दिस राइट साइड वाला इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x एंड दिस इज नथिंग बट f ऑफ y। तो आपने जो निकाला था वो क्या निकाला था, f ऑफ x प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो बेटा आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया होगा, और मैट्रिसेस के अब मुश्किल से 2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए एक वन शॉट भी बना दूंगा, जो बच्चे पार्ट वाइज नहीं देख सकते, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उनके लिए एक वन शॉट भी बना दूंगा, जहां पे 1.5 से 2 घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा मैट्रिसेस के विद दीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। So thank you so much for joining, guys. This is Gagan Makkad, your mathematics mentor, signing off. Take care.